साल 1992 भोजपुर का नाढ़ी गांव। कांग्रेस की एक स्थानीय विधायक अपने क्षेत्र के किसी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए नाढ़ी आई थी। तभी वहां माले के कार्यकर्ताओं ने उन पर हमला कर दिया और निर्वस्त्र करने की कोशिश की। किसी तरह विधायक मौके पर से भागने में कामयाब रहीं और जाकर एक घर में छिप गई। जब माले के कार्यकर्ताओं को यह बात पता चली तो वो उस घर पर चढ़ गए। घर के मालिक ने कहा कि अगर माले के लोग विधायक को मारना चाहते हैं तो सबसे पहले उन्हें उनकी लाश के ऊपर से गुजरना पड़ेगा। चूंकि ये काम दिन दहाड़े हो रहा था तो माले कार्यकर्ताओं ने वापस लौट जाने का निर्णय लिया, लेकिन वो व्यक्ति उनकी आंखों में खटक चुका था। माले ने उस व्यक्ति को अपने हिट लिस्ट में रख लिया, मगर कार्रवाई करने में ज्यादा दिन नहीं लगाए। दूसरे ही दिन सुबह में जब वो व्यक्ति शौच करने के लिए बाहर निकला तो माले के लोगों ने उसकी हत्या कर दी। माले का और विभत्स रूप तब दिखा जब हत्या करने के बाद उन्होंने किसी को वहां से लाश तक उठाने नहीं दिया। पुलिस प्रशासन भी 3 दिन तक उनसे विनती करती रही, लेकिन इसका कोई असर नहीं हुआ। अंत में माले जिला मुख्यालय के निर्णय के 3 दिनों बाद सड़ी गली लाश को वहां से हटाया गया। विधायक का नाम था ज्योति देवी, जो कि भोजपुर जिले के सहार विधानसभा क्षेत्र से विधायक थी, और उनको बचाने वाले व्यक्ति का नाम था चंद्रेश्वर राय। एक महिला विधायक को निर्वस्त्र करने की कोशिश की गई और बचाने वाले को मौत के घाट उतार दिया गया। एक तरफ यह घटना अमानवीय भी थी और दूसरी तरफ सामंती व्यवस्था में भूमिहारों के डोमिनेंस को भी चैलेंज कर रहा था। इस घटना के बाद भूमिहारों को लगा कि अगर उन्होंने संगठित होकर अपनी एक सेना नहीं बनाई तो नक्सली उनका अस्तित्व ही मिटा देंगे। इस घटना की वजह से भविष्य में अगड़ी जातियों का एक बड़ा मजबूत संगठन तैयार होने वाला था, जिसका नाम था रणवीर सेना, और इसके मुखिया थे ब्रह्मेश्वर नाथ सिंह उर्फ मुखिया जी। तो आज मगध साम्राज्य के इस एपिसोड में कहानी रणवीर सेना और ब्रह्मेश्वर मुखिया की, कि कैसे 90 के दशक के अंतिम सालों में जब सारी निजी सेनाओं का अस्तित्व लगभग खत्म हो चुका था, यह ऐसे उभरा जिसका मुकाबला कर पाना किसी भी संगठन के लिए बहुत मुश्किल था। जानेंगे कि आखिर यह सेना कैसे अस्तित्व में आई। कहानी माले, एमसीसी और पीपल्स वार के खिलाफ रणवीर सेना के विस्तार और 29 नरसंहारों की। कहानी उन नरसंहारों की भी जो माले और एमसीसी के द्वारा भूमिहार और जमींदारों का किया गया। कहानी बिहार के इतिहास के उन क्रूरतम नरसंहारों की जिसमें दुधमुहे बच्चों और गर्भवती माओं को भी मौत के घाट उतार दिया जाता था। कहानी पुलिस और प्रशासन के साथ रणवीर सेना के साठ गांठ की भी। इस कहानी में जानेंगे कि नरसंहार के उस दौर में जब पुलिस की गोलियों से दर्जनों नक्सली और माओवादी मारे गए, लेकिन रणवीर सेना का एक भी व्यक्ति क्यों नहीं। कहानी एक हत्या के बदले पूरे खानदान का नामो निशान मिटाने की कसम खाने वाले ब्रह्मेश्वर मुखिया की। नमस्कार, मेरा नाम है ऋषिकेश और आप देख रहे हैं मगध साम्राज्य। मगर आप बिहार के सामाजिक राजनीतिक इतिहास को समझते हों तो ये बात भी जानते होंगे कि बिहार में नरसंहार का इतिहास रणवीर सेना के बनने से बहुत पहले शुरू होता है। 1976 में पहले नरसंहार से लेकर 2001 के आखिरी नरसंहार तक में रणवीर सेना को आप सबसे बड़ा चैप्टर मान सकते हैं, लेकिन पूरी कहानी नहीं। रणवीर सेना के अस्तित्व में आने से पहले ही बेलछी, पारसबिगहा, पिपरा, बिहटा, दलेल चक बघौरा और बारा जैसे कई बड़े नरसंहार बिहार में हो चुके थे। 19वीं सदी की शुरुआत से लेकर इसके अंत तक बिहार दलित भूमिहीनों और जमींदारों के बीच खूनी संघर्ष का गढ़ रहा है। कई जातियों ने अपनी सेनाएं बनाई और इस बीच इतनी हत्याएं हुई कि लाशों को उठाना और उसे रिकॉर्ड कर पाना भी पुलिस के लिए बड़ी चुनौती बन गई। उसे रोक पाना तो बहुत दूर की बात थी। पुलिस और प्रशासन भी समाज से अलग नहीं थी, तो जैसी सांठगांठ वैसी कार्रवाई। तो इससे पहले कि हम रणवीर सेना की कहानी शुरू करें, थोड़ा सा उसके पीछे चलते हैं। पीछे का थोड़ा समझ जाएंगे तो आगे समझने में आसानी होगी। रणवीर सेना मूल रूप से अगड़ी जातियों का एक संगठन था। मुख्य रूप से दक्षिण बिहार यानी कि मगध और शाहाबाद के क्षेत्र में इसकी सक्रियता थी, मतलब कि जहां वामपंथी दलों की सक्रियता भी मजबूती से थी। रणवीर सेना का सबसे बड़ा केंद्र भोजपुर था और इसके बाद गया और जहानाबाद। आज के समय में अरवल को भी जोड़ लिया जाए क्योंकि पहले ये जहानाबाद का ही हिस्सा हुआ करता था। इसके अलावा बिहार के 12 जिलों में इसकी पूर्ण इकाई थी। ये जिले थे भोजपुर, बक्सर, पटना, जहानाबाद, रोहतास, गया, औरंगाबाद, सारण, सिवान, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर और वैशाली।
इसके अलावा नालंदा और नवादा में भी रणवीर सेना की बराबर सक्रियता थी। जमींदारी उन्मूलन के बाद बिहार में नक्सल आंदोलन अपने चरम पर था। इसमें मुख्य रूप से 3 पार्टियां और उसके धड़े सक्रिय थे। सीपीआई लिबरेशन यानी कि माले, एमसीसी, आईपीएफ, पार्टी यूनिटी और पीपुल्स वार ग्रुप। नक्सल संगठनों के ये धड़े मगध और शाहाबाद के क्षेत्र में अपने अपने तरीके से सक्रिय थे। जमींदारों के खिलाफ यह दलितों का आंदोलन था। ये तीनों संगठन दलित जातियों के भूमिहीन किसानों के समर्थन से बनकर तैयार हुई थी। मगर जब ये आंदोलन शुरू हुए थे तब ये पार्टियां नहीं थी। मंडल आंदोलन के दौरान पावर गेन करने के लिए वो चुनावी राजनीति में जरूर आए, लेकिन उससे पहले वो बतौर संगठन काम करते रहे, जिनका काम दलित जातियों के सम्मान के लिए लड़ना था। चुनावी राजनीति में कदम रखते ही उन्होंने दलितों के अलावा अपर बैकवर्ड कास्ट यानी कि पिछड़ी जातियों जैसे कुर्मी और यादवों को भी अपने साथ जोड़ते गए। जबकि इनका शुरुआती संघर्ष इन्हीं 2 जातियों के खिलाफ था, लेकिन वक्त के साथ समीकरण बदलता गया। न्यूनतम मजदूरी और समाज में सम्मान के मुद्दे को लेकर नक्सल संगठनों का उदय हुआ और जमींदारों के खिलाफ उनकी लड़ाई 19वीं सदी में 30 के दशक में ही शुरू हो गया था। आजादी के आंदोलन के दौरान ये लड़ाई थम सी गई थी, लेकिन आजादी के 2 दशक बाद 1967 में सबसे पहले पश्चिम बंगाल में यह आग सुलगी। बंगाल में चारू मजूमदार के नेतृत्व में नक्सलवाड़ी आंदोलन शुरू हुआ। नक्सलवाड़ी मूवमेंट और चारू मजूमदार से इन्फ्लुएंस होकर बिहार में इसकी शुरुआत की जगदीश महतो उर्फ जगदीश मास्टर ने। याद रहे तब रणवीर सेना का दूर दूर तक कोई अस्तित्व नहीं था। खैर, बिहार में जब जमींदारों की बात होती है तो इसमें बड़ी संख्या में यादव और कुर्मी जाति के लोग भी आते हैं। नक्सल आंदोलन की शुरुआत में दलितों ने इन जातियों के जमींदारों के खिलाफ भी आंदोलन किया। तभी 80 के दशक में सभी जातियों ने, जिनके पास अच्छी खासी जमीन थी, उन्होंने अपनी निजी सेना बनाई। कुर्मियों ने किसान सुरक्षा समिति और भूमि सेना बनाई। इनसे प्रेरित होकर यादवों ने भी अपनी सेना बनाई, जिसका नाम था लोरिक सेना, और राजपूतों ने सनलाइट सेना बनाई। उसी दौर में भूमिहारों ने जो सेना बनाई थी उसका नाम था ब्रह्मर्षि सेना और सवर्ण लिबरेशन फ्रंट। शुरुआत में यह लड़ाई भूमिहीन किसानों और जमींदारों के बीच थी। यह चरितार्थ होता है किसान संघ की स्थापना से। 80 के दशक के अंत में जिन जातियों के पास भी जमीन थी, चाहे वो सवर्ण हो या पिछड़े, उन सब ने मिलकर एक सेना बनाई और उसका नाम था किसान संघ। इस तरह से जमींदारों और भूमिहीन दलितों के बीच खूनी संघर्ष चलता रहा और इस संघर्ष में अकोड़ी, बेलछी, ब्रह्मपुर, पारसबिघा, दलेल चक बघौरा, इकवारी और 12 जैसे बड़े नरसंहार हुए। बिहार में हुए सारे बड़े नरसंहार क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया के रूप में देखा जाना चाहिए। जमींदार और भूमिहीनों का प्रतिनिधित्व करने वाले वामपंथी दल दोनों एक दूसरे के खिलाफ संगठित होकर लड़ रहे थे। बिहार में नरसंहार फॉरवर्ड वर्सेस बैकवर्ड से ज्यादा जमींदार वर्सेस भूमिहीन हो गया था। 70 और 80 के दशक में बिहार के पहले कुछ बड़े नरसंहारों के आरोप भूमि सेना और लोरिक सेना पर लगे। मतलब कि कुर्मी और यादव जमींदारों ने दलित भूमिहीनों की हत्या की। पटना जिले का बेलछी, पिपरा, खरगपुरा, नीलपुर और जिनपुरा के नरसंहारों में अगड़ी जातियों के जमींदारों का सीधे तौर पर कोई रोल नहीं था। क्योंकि सारे जमींदार संगठित होकर लड़ रहे थे, तो अप्रत्यक्ष तौर पर कोई मदद की गई हो उससे इनकार नहीं किया जा सकता। दोनों के अंदर यह डर था कि अगर उन्होंने मजबूती से अपनी लड़ाई नहीं लड़ी तो सामने वाला उन्हें खत्म कर देगा। तो यह सवाल जरूर हो सकता है कि क्या ये सारे नरसंहार स्टेट का फेल्योर था। खैर, शुरू करते हैं रणवीर सेना की कहानी और उससे पहले जान लेते हैं ब्रह्मेश्वर मुखिया के बारे में। रणवीर सेना की लीडरशिप भूमिहार जाति के लोगों के हाथ में थी। उनमें से एक थे इसके संस्थापक ब्रह्मेश्वर नाथ सिंह उर्फ ब्रह्मेश्वर मुखिया। ब्रह्मेश्वर मुखिया का जन्म 13 मार्च 1947 को आरा के खोपिरा गांव में हुआ था। ब्रह्मेश्वर मुखिया जमींदार परिवार से आते थे। उनके पास लगभग 100 बीघे से भी ऊपर खेती का रकबा था। पढ़ाई लिखाई की बात करें तो 12वीं के बाद उन्होंने एमबीबीएस का एंट्रेंस क्लियर किया था। मगर जम्मू कश्मीर मेडिकल कॉलेज में एडमिशन से ठीक पहले उनके बहनोई यमुना सिंह की हत्या हो गई। हत्या की साजिश में खुद ब्रह्मेश्वर सिंह का नाम आया और इस केस में उलझकर उनकी पढ़ाई लिखाई छूट गई। हालांकि आगे चलकर वो इस केस में बरी हो गए, लेकिन अब वो क्षेत्रीय राजनीति में आगे बढ़ चुके थे। इस घटना के अगले ही साल ब्रह्मेश्वर सिंह ने खोपिरा पंचायत से मुखिया का चुनाव लड़ा और 24 साल की उम्र में मुखिया बन गए। यहीं से उनका नाम पड़ा ब्रह्मेश्वर मुखिया। इसी दौर में नक्सल आंदोलन की जड़ें बिहार तक पहुंचने लगी थी। 1967 में चारू मजूमदार के नेतृत्व में बंगाल में नक्सलवादी आंदोलन शुरू हुआ। चारू मजूमदार को नक्सलवादी विचारधारा का प्रणेता माना जाता है। चारू मजूमदार और कानू सान्याल ने बंगाल के नक्सलवाड़ी गांव में जो ये चिंगारी जलाई, वो बहुत ही जल्दी बंगाल और बिहार के गांव-गांव तक पहुंचने वाला था। बिहार में नक्सल आंदोलन की शुरुआत भोजपुर के इकवारी गांव से हुई। इकवारी गांव में एक स्थानीय शिक्षक थे, जगदीश महतो। लोग उन्हें जगदीश मास्टर बुलाते थे।
जाति से कोयरी थे, लेकिन चारू मजुमदार से प्रेरित होकर उन्होंने भोजपुर से नक्सल आंदोलन की शुरुआत की। दलितों के अधिकार के लिए एक तरफ जहां हरिजनिस्तान जैसा अखबार निकाला, तो वहीं दूसरी तरफ कई हाई प्रोफाइल हत्याएं भी की। जगदीश मास्टर का इन्फ्लुएंस बढ़ता गया और धीरे धीरे नक्सल आंदोलन जमींदारों के लिए एक बड़ी चुनौती बन गई। 1967 के बाद से दक्षिण बिहार यानी कि मगध और शाहाबाद के क्षेत्र में खूनी संघर्ष एक बार फिर से शुरू हो चुका था। कभी अगड़ी जाति के किसी जमींदार की हत्या कर दी जाती, तो कभी किसी भूमिहीन दलित की। मगर 70 के दशक में यह नरसंहार का रूप लेने लगा था। 1976 से लेकर 1980 तक शाहाबाद और मगध में लगभग 9 छोटे बड़े नरसंहार हो चुके थे। इन नरसंहारों में एक चीज कॉमन था, और वो ये कि इन सभी नरसंहारों में पीड़ित सिर्फ और सिर्फ दलित रहे। नक्सलियों के पास तब इतने हथियार नहीं थे कि वो जमींदारों से सीधा मुकाबला कर सकें। इन सब के बीच ब्रह्मेश्वर मुखिया भी अपना ग्राफ बढ़ा रहे थे, लेकिन 80 के दशक के बाद नक्सलवादी आंदोलन बहुत मजबूत हो चला था। पिछड़ी जाति के भूमिहीन किसान भी अब इसका हिस्सा बनते चले गए। जगदीश मास्टर जैसे लोगों की इसमें सबसे बड़ी भूमिका रही। अब यह सिर्फ दलितों की लड़ाई न होकर पिछड़ी जाति के भूमिहीन किसानों की भी लड़ाई हो गई। इसका असर नक्सलियों के बढ़ते संख्या बल के रूप में दिखा। संख्या बढ़ी तो रिसोर्स भी बढ़ा। नक्सलियों ने जमींदारों पर आर्थिक नाकेबंदी लगाई और उससे जो पैसे मिले उसका इस्तेमाल हथियार खरीदने में किया गया। इस तरह से जमींदारों पर नक्सलियों की पकड़ मजबूत होती जा रही थी। इसके बाद फिर ऐसी सीरीज ऑफ इंसिडेंट्स हुई जिसके बाद यह तय हुआ कि जमींदार या सवर्ण और ज्यादा मजबूती से संगठित हों, नहीं तो उनका अस्तित्व मिटा दिया जाएगा। नक्सलवादी आंदोलन ने बिहार की आर्थिक प्रगति में बड़ा रोड़ा अटकाया। आर्थिक नाकेबंदी के कारण लगभग 1.5 लाख हेक्टेयर से भी ज्यादा कृषि भूमि परीत रही। मगध के क्षेत्र में परीत वैसे कृषि भूमि क्षेत्र को कहा जाता है जिस पर कोई फसल नहीं बोई गई हो। नक्सलियों के आर्थिक नाकेबंदी का मतलब था कि आंदोलन से जुड़ा कोई भी मजदूर जमींदारों के खेत में मजदूरी करने नहीं जाएगा। तब के बिहार में यह बहुत आम बात थी कि आपको खेतों में लाल झंडे दिख जाते। इसके 2 अर्थ होते थे, या तो नक्सलियों ने उस जमीन को अपने कब्जे में ले लिया है या उस जमीन के मालिक के खिलाफ आर्थिक नाकेबंदी कर दी है। 90 के दशक तक यह आर्थिक नाकेबंदी ब्रह्मेश्वर मुखिया के गांव खोपिरा तक भी पहुंच गया। वो खुद एक बड़े जमींदार थे, तो उन्हें भी इसका नुकसान झेलना पड़ रहा था। आखिरकार ब्रह्मेश्वर मुखिया अपने खेतों में धान लगाने के लिए कहीं बाहर से मजदूर लेकर आए। आईपीएफ को इसकी जानकारी मिली तो वो अपना हथियारबंद दस्ता लेकर विरोध करने पहुंच गए। आईपीएफ और ब्रह्मेश्वर मुखिया के लोगों के बीच खेतों में ही हिंसक झड़प शुरू हो गई, जिसमें गोली लगने से आईपीएफ के 2 लोग मारे गए। ब्रह्मेश्वर मुखिया की गैंग के भी कुछ लोग घायल हुए। इसके बाद मुखिया नक्सलियों के हिट लिस्ट में आ गए। आईपीएफ से भिड़ने की वजह से उस क्षेत्र में वो जमींदारों के लीडर बन गए। फिर इसके बाद एक घटना भोजपुर के नाढ़ी गांव में घटी। 90 के दशक के शुरुआती साल में ही भोजपुर का सहार विधानसभा यानी कि आज का अज्ञांव, कांग्रेस से 2 बार के विधायक ज्योति देवी एक कार्यक्रम को संबोधित करने नाढ़ी पहुंची थी। नक्सलियों ने उनका विरोध करते हुए उन पर जानलेवा हमला किया और निर्वस्त्र करने की भी कोशिश की। किसी तरह वो जान बचाकर वहां से भागी और एक घर में जाकर छिप गई। घटना के अगले ही दिन नक्सलियों ने घर के मालिक चंद्रेश्वर राय को मौत के घाट उतार दिया। नक्सलियों का यह प्रभाव देख भूमिहार जाति से आने वाले जमींदार के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। रणवीर सेना या सवर्ण लिबरेशन फ्रंट के सदस्य बताते हैं कि इस घटना के बाद से ही यह तय हो गया था कि उन्हें और संगठित होने की आवश्यकता है और एक ऐसी सेना बनानी है जो पूरे बिहार में सवर्णों को भरोसे में लेकर एक हत्या का बदला 10 हत्या करके ले। छिटपुट हमलों और खूनी संघर्ष ने उन्हें इतना परेशान नहीं किया था जितना कि उनकी जाति की एक महिला को निर्वस्त्र करने की कोशिश ने किया। एक तरफ यह जितना अमानवीय था, दूसरी तरफ इस घटना ने सामंती जातियों को असली चोट पहुंचाई थी। दलित भूमिहीनों की सारी लड़ाई न्यूनतम मजदूरी से ज्यादा इसी सम्मान को लेकर था। उनका आरोप था कि जमींदार अपने खेतों में काम करने वाली महिलाओं पर गलत नजर रखते हैं और जब मन होता है उनका शारीरिक शोषण भी करते हैं। खैर, इस घटना से भूमिहार और संगठित होने लगे थे। हालांकि तब बिहार में भूमिहारों की एक सेना जरूर सक्रिय थी जिसका नाम था सवर्ण लिबरेशन फ्रंट, मगर नक्सल प्रभावित हर क्षेत्र के जमींदारों के बीच उसका कैडर नहीं था। सवर्ण लिबरेशन फ्रंट मुख्य रूप से जहानाबाद के मखदुमपुर और कुर्था तथा गया के बेलागंज और टिकारी तक ही सक्रिय थी। सवर्ण लिबरेशन फ्रंट के बारे में कहा जाता है कि उसे पूर्व सांसद और उद्योगपति किंग महेंद्र द्वारा फंड किया जाता था। जहानाबाद के गोविंदपुर के रहने वाले किंग महेंद्र कई फार्मा कंपनियों के मालिक थे। इसके अलावा वो कांग्रेस, जनता दल और जदयू से लगातार
राज्यसभा सांसद भी बनते रहे। 21 दिसंबर 1990 को रामाधीर सिंह उर्फ डायमंड ने सवर्ण लिबरेशन फ्रंट की स्थापना की थी। सवर्ण लिबरेशन फ्रंट की एक समस्या ये थी कि वो भूमिहारों के लिए कम और पैसों के लिए ज्यादा काम करती थी। सजातीय नेताओं के लिए बूथ लूटना और उनके विरोधियों को ठिकाने लगाना उसका मुख्य उद्देश्य रह गया था। इसलिए वो कभी भी अपना प्रभाव नहीं बढ़ा पाई। स्थापना के एक साल बाद 1991 में इसने जहानाबाद के 52 बिघा और गया के मेन बरसिम्हा गांव में 17 दलितों का नरसंहार किया था। मगर इसके बाद जो घटना घटने वाली थी और उससे जो संभावित स्थिति पैदा होने वाली थी, वो भूमिहारों का एक बहुत ही मजबूत संगठन बनाने की नींव रखने वाला था, जिसका प्रभाव न सिर्फ एक दो जिले के कुछ ब्लॉक बल्कि पूरे दक्षिण और मध्य बिहार में होने वाला था। और यह घटना थी गया जिले का बारा नरसंहार। गया जिले के टेकारी ब्लॉक में गांव है बारा। इस गांव से बस 3 किलोमीटर दूर है मेन बरसिम्हा गांव, जहां 1991 में सवर्ण लिबरेशन फ्रंट ने 10 दलितों की हत्या कर दी थी। इस हत्या के बाद पास का ही गांव बारा नक्सलियों के हिट लिस्ट में आ गया था। बारा लगभग 50 घरों का एक भूमिहार बहुल गांव था और नक्सलियों को इस बात की जानकारी थी कि सवर्ण लिबरेशन फ्रंट का मुखिया रामाधार सिंह यहां आता जाता रहता है। एक दिन एमसीसी को ऐसी जानकारी मिली कि रामाधार सिंह उस गांव में ही मौजूद हैं। अब तारीख 12 फरवरी 1992। एमसीसी के लगभग 500 लोगों के हथियारबंद दस्ते ने गांव को घेर लिया। जब गांव के लोग सो रहे थे तो दबे पांव वो धीरे धीरे गांव के अंदर घुस आए। नक्सलियों की पहली तैयारी ये थी कि वो रामाधार सिंह को वहां से जिंदा पकड़ कर ले जाएं। कई एमसीसी वालों ने पुलिस की वर्दी पहन रखी थी। हर घर का दरवाजा खटखटाकर उन्होंने लोगों को भरोसे में लिया कि वो बस तलाशी लेने आए हैं। तमाम खोजबीन के बाद भी वो रामाधार सिंह को नहीं ढूंढ पाए और पता चला कि ये जानकारी गलत निकली। लेकिन क्रिया के बदले प्रतिक्रिया तो होनी ही थी। घरों से पुरुषों के हाथ पांव बांधते हुए उन्हें खींचकर एक नहर के पास ले जाया गया। इस घटना की खबर गया के पुलिस अधीक्षक सुनील कुमार को लगी। वायरलेस से यह खबर मिलते ही पुलिस बल बारा की तरफ बढ़ी, मगर नक्सलियों ने इस करतूत को अंजाम तक पहुंचाने की पूरी योजना बना रखी थी। जगह जगह पर पेड़ काटकर रास्ता ब्लॉक कर दिया गया था। सुबह जब पुलिस पहुंची तो सिर्फ लाशें बिखरी पड़ी थी। बहुत ही हैवानियत से लोगों की गला रेतकर हत्या कर दी गई। एमसीसी ने इस नरसंहार की जिम्मेदारी ली और इसे सवर्ण लिबरेशन फ्रंट द्वारा किए गए नरसंहार का बदला बताया। एमसीसी अपने हर नरसंहार या टारगेटेड किलिंग्स में गर्दन रेतकर हत्या करने के लिए जानी जाती थी। सभी नक्सल संगठनों में एमसीसी को सबसे क्रूर माना जाता था। ये माओ के विचारधारा से प्रेरित थे। वहीं माले के भीतर थोड़ा सा डेमोक्रेटिक स्पेस था। हर नक्सल संगठन का काम करने का तौर तरीका थोड़ा थोड़ा अलग था। गला रेतने के लिए इन फेमस एमसीसी को उस जमाने में मुड़कटवा की संज्ञा दी गई थी। मगध या शाहबाद के क्षेत्र में जब कोई बच्चा रात को खाना नहीं खाता था तो उसकी मां कहती थी कि खा लो नहीं तो मुड़कटवा आ जाएगा। ये लाइन सो जाओ नहीं तो गब्बर आ जाएगा की तरफ फिक्शन नहीं है। खैर, बारा का नरसंहार बिहार में कोई पहला नरसंहार तो नहीं था, लेकिन भूमिहारों के खिलाफ पहला जरूर था। टारगेटेड किलिंग्स दोनों तरफ से जरूर हो रही थी, लेकिन जिस योजनाबद्ध तरीके से इस नरसंहार को अंजाम दिया गया था वो भूमिहारों के लिए एक अलार्मिंग कॉल था। जहानाबाद और गया में तो फिर भी एमसीसी और पार्टी यूनिटी के खिलाफ सवर्ण लिबरेशन फ्रंट सक्रिय था, लेकिन भोजपुर में माले और आईपीएफ का मुकाबला आसान नहीं था। इस घटना के बाद शाहबाद और मगध के भूमिहारों के बीच इस बात को लेकर योजना बनने लगी कि वो पूरे राज्य में संगठित होकर नक्सलियों से मुकाबला करें। सारी निजी सेनाओं का विलय करके एक ऐसी सेना बनाई जाए जो बस एक उद्देश्य के लिए आगे बढ़े। इसको लेकर लगातार बैठकें होनी शुरू हुई। इसमें एक प्रमुख नाम थे ब्रह्मेश्वर मुखिया। नक्सलियों के खिलाफ भूमिहारों के लिए लड़ाई आर पार की होनी थी, इसलिए न सिर्फ इस जाति से आने वाले आपराधिक छवि के लोग जुड़े, बल्कि बड़ी संख्या में प्रोफेसर, वकील, अधिकारी और अन्य पेशेवर लोग भी। हालांकि उनकी भूमिका ज्यादातर टॉप लीडरशिप में रही। इसके अलावा सेना को मजबूती से चलाने के लिए चंदे की जिम्मेदारी भी उन्हीं को दी गई। सवर्ण लिबरेशन फ्रंट की सबसे बड़ी नाकामी ही ये थी कि वो किंग महेंद्र के पैसों पर चलने वाला एक संगठन था जो बिना किसी को भरोसे में लिए बिना अपनी कार्रवाई करता था। मगर रणवीर सेना की अपनी इकाइयां थी और अपना संविधान भी था। मगर आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि यह सेना बन पहले गई थी और नामकरण बाद में हुआ था। तब भोजपुर में गंगा सेना और क्षत्रिय क्रांतिकारी मंच नाम की दो सेना हुआ करती थी। बैठकों में यह निर्णय लिया गया था कि माले, एमसीसी, पार्टी यूनिटी और आईपीएफ के खिलाफ सारे सवर्ण एकजुट हों। तो नई सेना में राजपूतों को भी शामिल किया गया। हालांकि नेतृत्व और बड़ी संख्या भूमिहारों की थी। राजपूतों के पास कोई और विकल्प नहीं था, क्योंकि नक्सलियों ने सभी सवर्ण जमींदारों के खिलाफ
आर्थिक नाकेबंदी कर रखी थी। मंडल आंदोलन के बाद नक्सली संगठनों ने इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में भी एंट्री ले ली थी। अपने हाथ में पावर रखने के उद्देश्य से उसने पिछड़ी जातियों के जमींदार, खासकर यादव और कोयरी कुर्मी को अपने साथ लाना शुरू कर दिया था। इसलिए अब समीकरण पूरी तरह बदल चुका था। राजपूतों ने भूमिहारों से हाथ मिला लिया, मगर विलय के बाद नाम क्या होगा इस पर सहमति नहीं बन पा रही थी। इसी बीच आईपीएफ ने भूमिहार बहुल बेलाउर गांव में घरों पर एक नारा लिख दिया, जिसके बाद पूरे भोजपुर के भूमिहारों में दहशत फैल गई। नारा था, ध्वस्त किया भेटा इकवारी, अब की बार बेलाउर की बारी। बिहटा और इकवारी 70 के दशक से ही नक्सलियों और भूमिहारों के बीच संघर्ष का गढ़ रहा था। नक्सलियों ने धीरे धीरे इन दोनों को अपने कंट्रोल में ले लिया था। वक्त बदल चुका था। बिहार की सामंती जातियों पर नक्सलियों का शिकंजा कस चुका था। अब उनकी नजर बेलाउर पे थी। सेना के नामकरण और तमाम चीजों को लेकर सभी पंचायतों के सवर्ण मुखिया के बीच बैठक चल ही रही थी कि बेलाउर गांव से एक व्यक्ति ने आकर बताया कि नक्सलियों ने उनके गांव को घेर लिया है और उन पर जवाबी कार्रवाई करने के लिए उन्हें और लोगों की जरूरत पड़ेगी। सबने बेलाउर चलने का निर्णय लिया और एक बड़ा हथियारबंद दस्ता नक्सलियों से मुकाबला करने के लिए चल पड़ा। बेलाउर गांव के लोगों के लिए एक देवता हैं जिन्हें रणवीर बाबा के नाम से जाना जाता है। उस गांव के लोग जब भी किसी चीज की शुरुआत करते हैं तो वो रणवीर बाबा का नाम लेते हैं। रणवीर बाबा के इतिहास का कोई साक्ष्य तो नहीं मिलता, लेकिन उस गांव के लोगों के लिए वो बहुत श्रद्धेय हैं। आज के समय में बाकायदा एक बड़ी मूर्ति भी लगी हुई है। इस गांव से बाहर निकलने का रास्ता दलितों के टोले से होकर गुजरता था। दलितों ने भूमिहारों को वहां से निकलने पर रोक लगा दी थी। आरोप था कि यहां से आने जाने के क्रम में भूमिहार लड़के उनके परिवार की महिलाओं को छेड़ते थे। भूमिहारों का कहना था कि इस रास्ते में रणवीर बाबा की समाधि पड़ती है, इसलिए वो अपना रास्ता नहीं बदलेंगे। इस बात को लेकर खासा तनाव था और ऐसे में यहाँ के दलितों को साथ मिला माले और आईपीएफ का। इधर ब्रह्मेश्वर मुखिया भी अपने दल बल के साथ बेलाउर पहुंचे और गांव के लोगों के साथ मिलकर लगभग 10 दिनों तक नक्सलियों का मुकाबला किया। इसमें मगध और शाहाबाद के भूमिहारों के साथ साथ राजपूतों ने भी नक्सलियों से लड़ाई लड़ी। आखिरकार नक्सली वहां से भाग खड़े हुए। इस लड़ाई के बाद जमींदारों को यह कॉन्फिडेंस मिला कि अगर वो संगठित होकर यह लड़ाई लड़ते हैं तो नक्सलियों से मुकाबला कर पाना उतना मुश्किल नहीं होगा। यह उनकी पहली जीत थी। इसके बाद बेलाउर गांव में ही नामकरण को लेकर एक बैठक हुई। तभी बेलाउर गांव के एक लड़के ने कहा कि सेना का नाम रणवीर बाबा के नाम पर रख दिया जाए। चूंकि नामकरण को लेकर उनके लिए फैसला लेना बहुत मुश्किल हो रहा था, तो इस नाम पर सबकी सहमति बन गई। मतलब कि रणवीर सेना बन तो पहले गई थी, नाम बाद में तय हुआ था। रणवीर सेना औपचारिक रूप से 5 जनवरी 1995 को अस्तित्व में आई, जब इसकी घोषणा की गई। रणवीर सेना ने इसके बाद अंचल, जिला और राज्य स्तर पर अपने कमेटी का गठन किया। सेना के सदस्यों के लिए बाकायदा संविधान तक बनाया गया। रणवीर सेना ने संगठन के अंदर एक हायरार्की स्थापित की थी। ग्राउंड लेवल पर सबसे सक्रिय अंचल कमांडर होता था। अंचल समिति के सदस्य आपसी सहमति से अंचल कमांडर का चयन करते थे। सहमति न बनने पर इनका चयन हर गांव के 2 प्रतिनिधि के वोट से होता था। ये 2 प्रतिनिधि का चयन गांव वाले खुद करते थे। अंचल कमांडर आमतौर पर वो व्यक्ति होता था जो नक्सलियों के हिट लिस्ट में हो। ऐसे में उसे राज्य समिति की तरफ से यह खुली छूट होती थी कि नक्सल विरोधी गतिविधियों के लिए वो अपनी योजना बनाए और उसे अंजाम तक पहुंचाए। इस तरह से जिला समिति के लिए हर अंचल से एक सदस्य और हर जिले से राज्य स्तर के लिए एक सदस्य चुना जाता था। इसके अलावा इसकी सेंट्रल कमेटी भी होती थी। कोई भी निर्णय औपचारिक रूप से लिए जाने का नियम था, चाहे वह नरसंहार हो या किसी की हत्या। आत्मरक्षा के लिए की गई कार्रवाइयों के लिए किसी से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं होती थी, लेकिन किन परिस्थितियों में ऐसा किया गया, बाद में इसकी जानकारी देना आवश्यक था, ताकि भविष्य में अगर उससे जुड़ी कोई संभावित घटना हो तो एक योजना के तहत उससे निपटा जा सके। जब भी कोई गुट बिना अनुमति के ऐसी किसी घटना को अंजाम देता था तो उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई भी होती थी। रणवीर सेना ने अपने हथियारबंद दस्ते के हर सदस्य को मासिक वेतन तक देना शुरू कर दिया था। किसी ऑपरेशन में इनके मारे जाने पर परिवार को मुआवजा भी दिया जाता था। हर गांव से भूमिहारों ने इन्हें चंदा देना शुरू किया। जब भी फसल कटती थी तो उसका एक छोटा सा हिस्सा उन्हें रणवीर सेना को चंदा के रूप में देना होता था। बिहार के पूरे सिस्टम में भूमिहार सबसे प्रभावशाली जाति थी। सरकारी नौकरियों में शिक्षक से लेकर अधिकारी तक इनका बोलबाला था। बिहार के पहले मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह के समय बड़ी संख्या में ऐसी नियुक्तियां हुई थी और मंडल आंदोलन के बाद जनता दल की सरकार आने तक कांग्रेस में भी इनका राजनीतिक वर्चस्व था।
ऐसे तबकों में भी रणवीर सेना के प्रति एक सहानुभूति थी, जिसका नतीजा कि पैसों के मामले में ये कभी कमजोर नहीं रहे। रणवीर सिन्हा ने तब एक नारा भी दिया था कि सोना बेचकर लोहा खरीदो, मतलब कि अपने गहने बेचकर हथियार खरीदो। जगदीश मास्टर का गांव इकवारी इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। जगदीश महतो ने जब भोजपुर से नक्सलवादी आंदोलन शुरू किया था तो हत्याओं की शुरुआत अपने गांव से ही की थी। सिर्फ 5 सालों के भीतर जगदीश मास्टर ने एक एक कर 15 भूमिहारों की हत्या कराई थी। भले ही इसके बाद जगदीश मास्टर की हत्या हो गई, लेकिन इकवारी में हत्याएं नहीं रुकी। क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती रही और रणवीर सेना के बनने से पहले तक वहां 40 से भी ज्यादा हत्याएं हो चुकी थी। रणवीर सेना की स्थापना से पहले इकवारी में भूमिहारों ने 3 दलितों की हत्या की थी। इकवारी का इतिहास देखें तो बिहार में शायद कोई ऐसा गांव नहीं होगा जहां एक एक कर इतनी हत्या की गई होगी। 70 से 90 के दशक में इकवारी से ज्यादा तनाव शायद बिहार के किसी भी गांव में नहीं रहा होगा। बेलाउर की घटना के बाद ब्रह्मेश्वर मुखिया बेहद आक्रामक हो गए थे। उन्होंने तय किया था कि अगर नक्सली एक भूमिहार की हत्या करता है तो बदले में उनके पूरे खानदान का नामो निशान मिटा दिया जाएगा। हालांकि यह कहा जाता है कि 12 नरसंहार के बाद भी रणवीर सेना की कभी यह योजना नहीं थी कि वो नरसंहार करेंगे। उन्होंने तय किया था कि वो एक एक प्रभावशाली नक्सलियों को खत्म करेंगे, लेकिन रणवीर सेना का लड़ाकू दस्ता इस बात को लेकर सहमत नहीं हुआ। उनका कहना था कि नक्सली संगठनों को कमजोर करने के लिए नरसंहार ही एकमात्र विकल्प है। बताया जाता है कि यह बैठक इकवारी गांव में ही हुई थी, जिसके बाद सोना बेचकर लोहा खरीदने का नारा और तेज हुआ। वरिष्ठ पत्रकार संतोष सिंह अपनी किताब रूल्ड और मिसरूल्ड में इकवारी के लोगों के हवाले से लिखते हैं कि 90 के दशक में वहां एक ग्रामीण बैंक हुआ करता था। इकवारी के लोगों ने एक दिन में ही हथियार खरीदने के लिए बैंक से अपने सारे पैसे निकाल लिए थे। इस बैंक के चौकीदार ने डर के मारे अगले ही दिन अपना ट्रांसफर करा लिया था। रणवीर सिन्हा ने इसके बाद 1996 और 1997 में 2 बार यहां नरसंहार किया। पहली बार में 6 और दूसरी बार में 10 भूमिहीनों की हत्या कर दी गई। मगर रणवीर सिन्हा ने पहला नरसंहार ब्रह्मेश्वर मुखिया के गांव खोपिरा में ही किया था। खोपिरा में रणवीर सिन्हा ने 3 दलित भूमिहीनों की हत्या कर दी थी। रणवीर सेना को पहले नरसंहार के बाद ही बिहार सरकार ने प्रतिबंधित कर दिया था। इसलिए कह सकते हैं कि रणवीर सिन्हा ने सारे नरसंहार अपने ऊपर प्रतिबंध लगने के बाद ही किया था। रणवीर सिन्हा ने सबसे बड़ा नरसंहार 11 जुलाई 1996 को किया। यह नरसंहार रात के अंधेरे में घात लगाकर नहीं बल्कि दिन दहाड़े की गई थी। एमसीसी या माले की तरह ही रणवीर सेना का भी अपना टारगेट होता था। ये नरसंहार के लिए उसी गांव को चुनते थे जहां उनके हिट लिस्ट में शामिल लोगों की मौजूदगी होती थी। भोजपुर में भूमिहार और राजपूत बहुल एक गांव है बड़की खड़ाव। इसी गांव के एक टोले का नाम है बथानी टोला। इस टोले में दलित और मुसलमानों के घर थे। बिहार के ज्यादातर गांवों में जहां अगड़ी जातियों का दबदबा है, वहां पिछड़ी या दलित जातियों के टोले होते हैं। कागजों में भले वो उस गांव के होते हैं, लेकिन उनका टोला गांव में सवर्णों से ठीक ठाक दूरी पर होता है। ये वर्चस्ववादी जातियों की ही बनाई व्यवस्था थी ताकि दलितों की परछाई भी उन पर ना पड़े। बथानी टोला में दलित भूमिहीन रहते थे जो भूमिहार और राजपूत जमींदारों के खेतों में काम करते थे। मगर आर्थिक नाकेबंदी और हड़ताल की वजह से वहां तनाव उत्पन्न हो गया था, लेकिन ऐसा कुछ एक्सट्रीम नहीं था। लेकिन माले ने धीरे धीरे वहां अपनी जड़ें जमानी शुरू कर दी। 1996 में माले ने करबला मुक्ति मार्च निकाला था, जिसमें बड़की खड़ाओं के अगड़ी जातियों के 2 लोगों की हत्या कर दी गई थी। इनमें से एक व्यक्ति ब्राह्मण और दूसरा राजपूत था। माले ने हत्या की जिम्मेदारी लेते हुए कहा था कि वो उनके मार्च में व्यवधान डाल रहे थे। इस हत्या के बाद से गांव में तनाव बढ़ रहा था और रणवीर सिन्हा की तरफ से जल्दी ही रिटेलिएशन की आशंका थी। इस घटना के 3 महीने बाद गांव के ही खेत में एक दलित की लाश मिली। इसके बाद दोनों तरफ से टारगेटेड किलिंग शुरू हुई। लगातार बढ़ते तनाव के बीच रणवीर सिन्हा की एक बैठक में तय हुआ कि माले उस गांव में जिस तरह से हावी हो रहा है उसको खत्म करने का एकमात्र विकल्प नरसंहार है। रणवीर सेना को यह भी जानकारी मिली थी कि 1996 में भोजपुर के नाढ़ी गांव में जिन 8 भूमिहारों की हत्या की गई थी, उन्हें मारने में इस गांव के लोगों की भी भूमिका है। तो ये बदले की भावना से बड़ी कार्रवाई होने वाली थी। दिन तय हुआ 11 जुलाई 1996। दोपहर के 2 बजे रणवीर सेना के लगभग 100 से 150 हथियारबंद दस्ते ने बथानी टोला को घेर लिया। इस गांव में माले का वो कैडर भी था जिसके पास हथियार थे, लेकिन रणवीर सेना की तैयारी के सामने उन्होंने हाथ खड़े कर दिए। रणवीर सेना ने सबसे पहले मल्लाहों और मुसलमानों के घर में आग लगाते हुए लगभग 3 घंटे तक गोलीबारी कर उसका जश्न मनाया। इस टोले में बस एक ही पक्का घर था। गोलीबारी के बीच बहुत सारी औरतें और बच्चे वहां छिप कर बैठे हुए थे।
रणवीर सेना के लोगों ने घर का दरवाजा तोड़कर महिलाओं और बच्चों को बाहर निकाला और इसके बाद उन पर भी तरस ना खाते हुए उन्हें मौत के घाट उतार दिया। इस नरसंहार में 11 महिलाएं, 6 बच्चे और 3 दूधमुहे बच्चे की हत्या कर दी गई। 12 के नरसंहार में एमसीसी वालों ने महिलाओं और बच्चों को छोड़ दिया था। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही था कि रणवीर सेना और नक्सलियों में सबसे क्रूर कौन है? क्या इस घटना के रिटेलिएशन में अब ऐसा ही कोई बड़ा नरसंहार होगा? कोबरा पोस्ट के एक स्टिंग में यह बात सामने भी आई थी, जब रणवीर सेना से जुड़े एक व्यक्ति ने कहा भी था कि महिलाओं की हत्या इसलिए करनी पड़ जाती थी क्योंकि वो अपने घर के पुरुषों को बचाने के लिए आगे आकर विरोध करती थी। मगर टारगेटेड किलिंग्स करने के लिए कुख्यात रणवीर सेना के लोगों में धीरे धीरे यह भावना पैदा हो गई थी कि यही औरतें नक्सली पैदा करती हैं, इसलिए अगर उनको और उनके बच्चों को मार दिया जाए तो नक्सली पैदा ही नहीं होंगे। आरोप लगते हैं कि रणवीर सेना की कार्रवाइयों में पुलिस भी उनके साथ दिखती थी, जब तक कि वो महिलाओं और बच्चों की हत्या के लिए कुख्यात नहीं हो गया। जहानाबाद के शंकर बिगहा नरसंहार के बाद रणवीर सेना और पुलिस की सांठगांठ खुलकर सामने आई थी, जब एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा था कि प्रशासन तो खुश होगा अगर वो असली नक्सलियों की हत्या करें, लेकिन वो महिलाओं और बच्चों की भी कर रहे हैं। रणवीर सेना और पुलिस की सांठगांठ को आप ऐसे समझें कि 1981 से लेकर 2001 तक बिहार पुलिस और नक्सलियों के बीच 17 रिकॉर्डेड मुठभेड़ हुए, जिसमें कई नक्सली मारे गए। इन 20 सालों में मुठभेड़ के दौरान पुलिस की गोली से 77 नक्सली मारे गए, लेकिन रणवीर सेना के साथ शायद ही कोई मुठभेड़ हुआ हो। रणवीर सेना के गठन के बाद इकवारी गांव में जो 2 नरसंहार हुए, उसके बारे में पुलिस पर आरोप लगे कि उन्होंने दलितों के घर के दरवाजे खुलवाए और रणवीर सेना ने फिर एक एक कर सबकी हत्या की। यह मामला जब तूल पकड़ने लगा तो 7 पुलिस वालों को सस्पेंड भी किया गया था। एक और ऐसी घटना का जिक्र होता है जब पटना जिले के जलपुरा में रणवीर सेना और पार्टी यूनिटी के बीच गोलीबारी हो रही थी। पुलिस जब वहां पहुंची तो उसने रणवीर सेना के साथ मिलकर पार्टी यूनिटी पर गोली चलाई थी। तब राज्य की पुलिस में सवर्ण अधिकारियों का दबदबा था और इसी वजह से आरोप लगते हैं कि उन्होंने हर संभव रणवीर सेना की मदद की। दूसरा कारण यह भी था कि पुलिस ने एक को खत्म करने के लिए दूसरे से दोस्ती कर ली थी। रणवीर सेना और पुलिस के बीच दोस्ती का एक और कारण था, तब बिहार में सड़कों की कनेक्टिविटी उतनी अच्छी नहीं थी। ऐसे में जब कोई पुलिस वाले किसी गांव में कैंप करते थे तो उनके खाने पीने से लेकर ठहरने तक की व्यवस्था सवर्ण ही करते थे, जिसकी वजह से दोनों के बीच एक ऐसा संबंध विकसित हो जाता था कि पुलिस उनके खिलाफ कार्रवाई करने से बचती थी। कुमार नरेंद्र सिंह अपनी किताब बिहार में निजी सेनाओं के उद्भव में एक ऐसे व्यक्ति से बात करते हैं जो बथानी टोला नरसंहार में शामिल हुआ था। उसने कहा कि पुलिस वालों से जब इस तनाव को लेकर बातचीत हुई थी तो उनकी तरफ से कहा गया कि जब आपके पास इतने सारे हथियार हैं और माले के खिलाफ लड़ भी रहे हैं तो आप लोग ही कुछ क्यों नहीं करते। रणवीर सेना के लिए पुलिस की तरफ से यह ग्रीन सिग्नल था। किस हमले का रिटेलिएशन कहां होगा इसकी आशंका लोगों को पहले से रहती थी, लेकिन बथानी टोला नरसंहार के बारे में कहा जाता है कि इसको लेकर पुलिस और प्रशासन के पास बहुत पुख्ता जानकारी थी, फिर भी इसे नहीं रोका जा सका। यहां तक कि नरसंहार से पहले इस गांव के मुसलमानों ने लालू यादव के जनता दरबार में इसकी गुहार भी लगाई थी। बथानी टोला नरसंहार के बाद माले, एमसीसी और आईपीएफ का कॉन्फिडेंस बहुत डाउन हो गया था। कुछ टारगेटेड किलिंग्स उनकी तरफ से जरूर हो रहे थे, लेकिन रणवीर सेना का रिटेलिएशन उन पर भारी पड़ता जा रहा था। इस नरसंहार के बाद रणवीर सेना और क्रूर हो चली थी। उसने अगले 1 साल के भीतर 8 नरसंहार किए, लेकिन इसके बाद अब वो परमानेंट सोल्यूशन के मूड में जा चुकी थी। तारीख 12 दिसंबर 1997, अरवल जिले का लक्ष्मणपुर बाथे गांव। घटना के वक्त यह जहानाबाद जिले में हुआ करता था। संख्या के लिहाज से यह बिहार का सबसे बड़ा और क्रूरतम नरसंहार था। भोजपुर जिले से 2 नावों में भरकर बड़ी संख्या में रणवीर सेना के लोग सोन नदी के रास्ते इस गांव में पहुंचे। रास्ते में उन्हें 5 मल्लाह मिले, जिनकी उन्होंने गर्दन रेत कर हत्या कर दी। रणवीर सेना का तौर तरीका भी अब बदलने लगा था और वो मैक्सिमम लेवल तक क्रूर हो चुके थे। रणवीर सेना का दस्ता हत्या करने के लिए हमेशा गोली मारता था, लेकिन गोली की आवाज सुनकर रात में लोग सचेत न हो जाएं, इसके लिए उन्होंने मल्लाहों की गला रेत कर हत्या कर दी। दूसरा कारण था कि इस बार वो एमसीसी और पीपल्स वार के हथियारबंद दस्ते को निशाना बनाने जा रहे थे। मतलब थोड़ी सी असावधानी उन पर भारी पड़ सकती थी। रणवीर सेना ने इस बार तय किया था कि इस नरसंहार के बाद नक्सलियों को पूरी तरह से घुटनों पर ला दिया जाए। इसलिए तय हुआ कि वो उस गांव को टारगेट करेंगे जहां उनका हथियारबंद दस्ता रहता है। टारगेट के हिसाब से उन्होंने तैयारी भी कर रखी थी। हत्याओं की बड़ी संख्या इस बात की गवाही देता है। अतीत के सभी नरसंहारों की तुलना में यह सबसे भयावह था,
जब रणवीर सेना की क्रूरता का सबसे नंगा चरित्र सामने आया। भोजपुर के अलावा इस नरसंहार में लक्ष्मणपुर बाथे के आसपास के गांवों के भूमिहारों ने भी हिस्सा लिया था। चूंकि बाथे में एमसीसी और पीपुल्स वार का मजबूत कैडर था, इसलिए लंबे समय से इनसे मुकाबले के लिए तैयारी चल रही थी। ऐसे में रणवीर सेना के गठन से इनको और बल मिला था। तो बड़ी संख्या में रात को करीब 9 बजे रणवीर सेना के लोग वहां के दलितों के घर में घुस गए और फिर उनकी हत्या करनी शुरू कर दी। इस कत्लेआम में उनके सामने जो भी दिखा, उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया। इस नरसंहार में बंदूक और धारदार हथियार दोनों का इस्तेमाल किया गया। रात के अंधेरे में रणवीर सेना ने 58 लोगों की हत्या कर दी। इसमें महिलाओं और बच्चों को खास तौर पर निशाना बनाया गया। इस नरसंहार में 27 महिलाएं, 16 बच्चों और 10 गर्भवती महिलाओं की भी हत्या कर दी गई थी। बड़ी संख्या में महिलाओं और बच्चों की हत्या के बाद यह अनुमान लगाया गया कि क्या ऐसी किसी कार्रवाई की आशंका घर के पुरुषों को पहले से रही होगी। उस दौर में जब भी कोई गांव हिट लिस्ट में होता था तो घर के पुरुष अपनी रात कहीं और बिताते थे। लक्ष्मणपुर बाथे नरसंहार के बाद एमसीसी, पीपुल्स वॉर और माले भी आर पार की लड़ाई में उतर आया। इसके रिटेलिएशन में माले ने जहानाबाद के चौराम में 9 भूमिहारों और अगले साल 1998 में पीपुल्स वॉर ने जहानाबाद के ही रामपुर अय्यारा में 7 भूमिहारों का नरसंहार किया। 1999 के साल में यह लड़ाई सबसे ज्यादा एक्सट्रीम पर थी और उसका केंद्र रहा जहानाबाद। 1999 का शुरुआती महीना 25 फरवरी 1999 को रणवीर सेना ने बीते 2 सालों का सबसे बड़ा नरसंहार किया था। जहानाबाद के शंकर बिघा गांव में रणवीर सेना ने 23 लोगों की हत्या की थी, जिसमें 5 महिलाएं और 8 बच्चे शामिल थे। इनमें से एक बच्चा सिर्फ 10 महीने का था। बस 2 सप्ताह बाद ही रणवीर सेना ने जहानाबाद के नारायणपुर में फिर से 11 दलित भूमिहीनों का नरसंहार किया। यह साल कुछ ऐसा था कि दोनों के अंदर यह डर बैठ गया था कि अगर उन्होंने जवाबी कार्रवाई करके सामने वाले को न्यूट्रलाइज नहीं किया तो वो उनको खत्म कर देंगे। इसी साल माले और पीपुल्स वार ने जहानाबाद के ही उसरी बाजार और भीमपुरा में 2 नरसंहार किए। इसमें अगड़ी जाति के 11 लोगों की हत्या कर दी गई। जहानाबाद में सबसे ज्यादा प्रभाव एमसीसी का था और इसलिए उसने और बड़ा नरसंहार प्लान किया। बिहार में हुए अब तक के कुछ बड़े नरसंहारों में इसका नाम आता है, जिसमें एमसीसी ने 35 भूमिहारों की हत्या कर दी थी। तारीख 28 मार्च 1999, जहानाबाद का सेनारी गांव, जो अब अरवल जिले में आता है। 12 नरसंहार के तर्ज पर ही एमसीसी ने इस नरसंहार को भी अंजाम दिया। सेनारी गांव लक्ष्मणपुर बाथे और शंकर बिघा के आसपास का गांव पड़ता है। रणवीर सेना की इकाई में वहां के कुछ लोग मुख्य भूमिका में थे, इसलिए सेनारी को पहले से ही अति संवेदनशील गांव में रखा गया था। 28 मार्च की रात को बड़ी संख्या में एमसीसी का हथियारबंद दस्ता गांव को घेर लेता है। इस बार भी एमसीसी के कई लोग पुलिस की वर्दी में थे। उन्होंने दरवाजा खुलवाया और घरों से लोगों को खींचकर पास के एक मंदिर पर इकट्ठा किया। फिर एक एक कर 35 लोगों की गला रेत कर हत्या कर दी गई। इस नरसंहार की प्रतिक्रिया में रणवीर सेना ने गया के सेंदानी में एक नरसंहार किया, जिसमें पिछड़े और दलित जातियों के 12 लोगों की हत्या कर दी गई। 20वीं सदी के आखिरी सालों में पुलिस बहुत सक्रिय हो चुकी थी। बिहार के लॉ एंड ऑर्डर के फेलियर की चर्चा विदेशों तक फैली रहती थी। विदेशी पत्रकारों के लिए बिहार आकर रिपोर्ट करना उन्हें फैसिनेट करता था। देश और दुनिया के अलग अलग हिस्सों से लोग बिहार आते थे और उनमें से कईयों के अनुभव ने बाद में किताब की शक्ल ली। इसका बहुत असर पुलिस की कार्रवाइयों पर भी पड़ा। चूंकि पुलिस की कार्रवाई ज्यादातर नक्सलियों के खिलाफ ही होती थी, इसलिए उन्होंने हथियार डालना शुरू कर दिया। छिटपुट टारगेटेड किलिंग्स और छोटे नरसंहार तो सन 2000 तक होते रहे, लेकिन बिहार के इतिहास का आखिरी बड़ा नरसंहार रणवीर सेना ने किया। यह नरसंहार औरंगाबाद के मियापुर में किया गया था। तारीख 16 जून सन 2000। पुराने ढर्रे पर ही रात के अंधेरे में रणवीर सेना का हथियारबंद दस्ता मियापुर गांव को घेर लेता है। जो भी व्यक्ति सामने नजर आया उसकी गला रेत कर हत्या कर दी गई। मियापुर नरसंहार में 20 महिलाओं और 4 बच्चों की हत्या की गई थी। इस नरसंहार में कुल 35 लोगों की हत्या की गई थी। अब तक के नरसंहारों में हमने देखा कि रणवीर सेना के निशाने पर दलित थे, लेकिन इस नरसंहार में यादवों की संख्या ज्यादा थी। चर्चा रही कि नरसंहार लालू यादव को जवाब देने के मकसद से किया गया था, क्योंकि इस नरसंहार में यादवों की संख्या ज्यादा थी। लेकिन यह पूरा सच नहीं था। इस नरसंहार में जो यादव मारे गए उनका जुड़ाव एमसीसी से था, न कि राष्ट्रीय जनता दल से। हालांकि उस दौर में एक चीज बहुत कॉमन थी, जब भी किसी नरसंहार में दलित या पिछड़ों की हत्या होती तो लालू यादव और राबड़ी देवी पूरे दल बल के साथ उस गांव में जाते थे। लेकिन अगर नरसंहार में भूमिहारों की हत्या होती तो वो दूरी बना लेते थे। ऐसा ही तब कांग्रेस, समता पार्टी या अन्य दलों के भूमिहार नेताओं के साथ भी था। वो पार्टी लाइन को दरकिनार कर पहले अपनी
जाति के साथ खड़े होते थे। मियाँपुर को निशाना बनाने के पीछे वजह यह रही कि सिनारी नरसंहार की योजना मियाँपुर में ही बनाई गई थी, मगर तात्कालिक कारण था नवादा जिले के अपसड़ में एमसीसी द्वारा 13 भूमिहारों की हत्या। अपसड़ नरसंहार को एमसीसी और अशोक महतो गैंग के लोगों ने मिलकर अंजाम दिया था। 11 जून सन 2000 को देर रात अखिलेश सिंह के घर पर चढ़कर 12 लोगों की हत्या कर दी गई थी, जिसमें बच्चे भी शामिल थे। इसलिए रिटेलिएशन में रणवीर सिन्हा ने मियाँपुर में नरसंहार किया। बिहार सरकार और पुलिस पर लॉ एंड ऑर्डर को बेहतर करने के बढ़ते दबाव ने पुलिसिया कार्रवाई को और तेज कर दिया था। 1999 और 2000 बिहार की पॉलिटिक्स के लिए एक बड़ा टर्निंग साल था। लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा इतना हावी रहा कि 1999 के लोकसभा चुनाव में एनडीए ने यहां 54 में से 41 सीटों पर जीत दर्ज की थी। 2000 के विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल ने बहुत मुश्किल से अपनी सरकार बनाई थी। एनडीए के धड़े 1999 लोकसभा चुनाव की तरह अगर एकजुट होकर लड़ते तो राष्ट्रीय जनता दल मुकाबले में कहीं नहीं टिकती। लालू यादव के लिए ये नतीजे अलार्मिंग कॉल की तरह थे और इसलिए लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का दबाव उनके ऊपर काफी ज्यादा बढ़ गया था। 1999 से 2001 तक पुलिस और नक्सलियों के बीच कई मुठभेड़ हुए। बिहार सरकार ने नक्सलियों को आत्मसमर्पण करने के लिए प्रेरित किया। मियाँपुर नरसंहार के बाद लालू यादव और रणवीर सिन्हा के रिश्तों में भी बड़ा खटास आ गया था। एक तरफ पुलिस नक्सलियों पर हावी थी, जिसकी वजह से उन्होंने नरसंहार से अपने हाथ पीछे खींच लिए थे। दूसरी तरफ रणवीर सिन्हा ने भी मौके की नजाकत को समझते हुए अपने कदम पीछे खींच लिए। 1994 से 2000 तक रणवीर सिन्हा ने छोटे बड़े मिलाकर कुल 29 नरसंहार किए। सिर्फ 6 बड़े नरसंहारों में रणवीर सिन्हा ने दलित और पिछड़ी जातियों के कुल 144 लोगों की हत्या की, जिसमें सबसे बड़ी संख्या में महिलाएं और बच्चे थे। 1994 से 2001 के बीच रणवीर सिन्हा ने लगभग 400 से ऊपर लोगों की हत्या की थी। 1976 से 2001 तक चले इस जातीय नरसंहार में 737 लोगों की हत्या हुई, जिसमें कई पुलिस वालों ने भी अपनी जान गंवाई। 1990 से लेकर 2001 तक लालू राबड़ी शासनकाल में 58 नरसंहार हुए, जिसमें 566 लोगों की हत्या की गई। इनमें से 346 हत्याएं दलित और पिछड़ी जाति के लोगों की और 128 हत्याएं अगड़ी जाति के जमींदारों की हुई। 1997 और 1999 सबसे भयानक साल रहे। सिर्फ इन 2 सालों में नरसंहार के दौरान 238 लोगों की हत्याएं हुई। रणवीर सिन्हा ने इसके बाद नरसंहार जरूर रोक दिए, लेकिन ब्रह्मेश्वर मुखिया अपने पॉलिटिकल एम्बिशंस के साथ आगे बढ़ने लगे। इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के मुताबिक ब्रह्मेश्वर मुखिया पर नरसंहारों में 277 लोगों की हत्या के आरोप में मर्डर, आर्म्स एक्ट और क्रिमिनल केसेस के 22 मुकदमे दर्ज किए गए थे। 29 अगस्त 2002 को संगठन की एक मीटिंग के दौरान ब्रह्मेश्वर मुखिया को पटना के एग्जीबिशन रोड से गिरफ्तार किया गया। इन केसों के ट्रायल चलने के दौरान ब्रह्मेश्वर मुखिया 9 सालों तक जेल में रहे। सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह थी कि इतने सारे नरसंहारों में चार्जेस फ्रेम होने के बावजूद ब्रह्मेश्वर मुखिया को किसी भी मामले में सजा नहीं हुई। सबूतों के अभाव और गवाहों के हॉस्टाइल डिक्लेयर हो जाने के कारण एक एक केस से वो रिहा होते चले गए। जुलाई 2011 में आखिरी पेंडिंग केस में जहानाबाद कोर्ट ने उन्हें बेल दिया और वो जेल से बाहर आ गए। अब तारीख 1 जून 2012, ब्रह्मेश्वर मुखिया को जेल से बाहर निकले हुए लगभग 1 साल बीत चुके थे। आरा के कटीरा में अपने घर से कुछ ही दूर पर वो सुबह सुबह टहल रहे थे। सुबह के 5:30 बज रहे थे और उजाला होने ही वाला था। तभी बाइक पर सवार कुछ अज्ञात लोगों ने ब्रह्मेश्वर मुखिया को घेरकर क्लोज रेंज से सिर, छाती और गर्दन में लगभग 1 दर्जन गोलियां मारी। अंग्रेजी में एक कहावत है, लिव्ड बाय बुलेट डाइड बाय बुलेट, मतलब कि वो इंसान जो गोलियों के बीच ही रहा और उसी से मारा भी गया। सुबह जब यह खबर बिहार के कोने कोने में पहुंची तो पटना, मगध और शाहाबाद का पूरा क्षेत्र जलने लगा। इसकी इंटेंसिटी इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि तत्कालीन डीजीपी अभ्यानंद, जो कि ब्रह्मेश्वर मुखिया के सजातिया भी थे, उनसे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक एक मिनट का अपडेट लेते थे। ब्रह्मेश्वर मुखिया के समर्थकों ने कई सरकारी और निजी गाड़ियों सहित बंगलों को भी आग के हवाले कर दिया था। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने पर नीतीश कुमार पहली बार बहुत लाचार दिख रहे थे। नीतीश कुमार के लिए भूमिहारों का क्रोध एक बड़ा चैलेंज था। लालू यादव के खिलाफ विकल्प के रूप में देखे जाने पर भूमिहार जाति उनके कैडर वोट में शामिल हो चुका था। नीतीश सरकार में और पार्टी के भीतर भी भूमिहार जाति के नेताओं का अच्छा रिप्रेजेंटेशन था। चूंकि डीजीपी भी भूमिहार थे तो सरकार और प्रशासन ने अपनी आंखें मूंद ली थी। ब्रह्मेश्वर मुखिया की हत्या को प्रथम दृष्टया नक्सल संगठनों का रिटेलिएशन यानी कि रिवेंज मर्डर माना गया।
तब शाहाबाद रेंज के डीआईजी अजिताभ कुमार के नेतृत्व में एक एसआईटी गठित की गई थी, लेकिन वो किसी भी नतीजे तक पहुंचने में नाकाम रही। 12 जुलाई 2013 को सीबीआई ने इस केस को टेक ओवर कर लिया। सीबीआई के खुलासे में बात कुछ और ही निकली। दिसंबर 2023 में सीबीआई ने इस मामले में पूर्व एमएलसी हुलास पांडे और उनके लोगों के खिलाफ चार्जशीट दायर किया। चार्जशीट में सीबीआई ने इसे हुलास पांडे और ब्रह्मेश्वर मुखिया की पॉलिटिकल राइवलरी बताया कि जेल से निकलने के बाद ब्रह्मेश्वर मुखिया ने अखिल भारतीय राष्ट्रवादी किसान संगठन बनाया था, जिसके बढ़ते इन्फ्लुएंस ने हुलास पांडे को काफी असहज कर दिया था। ब्रह्मेश्वर मुखिया ने जेल में रहते हुए 2004 में लोकसभा को चुनाव भी लड़ा था और जेल से निकलने के बाद अब पूरी तैयारी थी 2014 लोकसभा चुनाव की। सीबीआई ने अपने चार्जशीट में यह भी कहा कि हुलास पांडे ने न सिर्फ कॉन्स्पिरेसी की बल्कि ब्रह्मेश्वर मुखिया को खुद के हाथों से गोली मारी। इस केस में नाम आने के बाद 18 दिसंबर 2023 को हुलास पांडे ने चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। हुलास पांडे ने इसको लेकर कई बार सफाई भी दी कि ब्रह्मेश्वर मुखिया उनके लिए समाज के एक सम्मानित व्यक्ति थे और वो ऐसा करने के बारे में सोच भी नहीं सकते थे। 2024 में लाइव सिटीज को दिए गए एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि वो इस मामले में नार्को टेस्ट तक कराने को तैयार हैं। उन्होंने बताया कि 1 जून 2012 को जब वो सुबह में जागे तो उन्हें खबर मिली कि ब्रह्मेश्वर मुखिया की हत्या कर दी गई। उनका कहना है कि इस केस में उनकी कहीं से भी कोई संलिप्तता नहीं है। 11 सालों बाद केस में उनका नाम डालना उनके खिलाफ एक राजनीतिक साजिश है और वो जांच एजेंसियों के साथ पूरी तरह से कोऑपरेट करने को तैयार हैं। इस केस का ट्रायल अभी भी चल रहा है और इस मामले में अभी तक कोई कन्विक्शन नहीं आया है। तो ये थी कहानी रणवीर सिन्हा और ब्रह्मेश्वर मुखिया की। मगध साम्राज्य के अगले एपिसोड्स में हम लाएंगे बिहार के कुछ ऐसे केस जिसने बिहार पुलिस और सीबीआई की नैतिकता को आज तक कटघरे में खड़ा कर रखा है। जुड़े रहिए खबर गांव के साथ। मगध साम्राज्य के इस एपिसोड को रिकॉर्ड किया था इरशाद ने। नमस्कार।